देखिए मिड सेशन में फुल सिलेबस में सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा रहेगा। तो देखिए कार्बोनियम आयन में बच्चों यहाँ पर सब पे बेंजीन पे यहाँ CH2 अटैच है, इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई आ जाएगा तो ये इसको मोर स्टेबल कर देगा। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले में नाइट्रो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कैंसिल हो गया। सेकंड वाले में कोई भी ग्रुप नहीं है तो नॉर्मल है ये। थर्ड वाले में क्लोरीन और फोर्थ वाले में OCH3। तो आप OCH3 को देख सकते हैं बच्चों की इसका +M या +R इफेक्ट अपन जो बोलते हैं वो सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इसका सबसे ज्यादा रहेगा, जिसके कारण ये वाला कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो आंसर अपना आ जाएगा नंबर 4 वाला। चलिए सेकंड 47 नंबर, इसमें कायरल कंपाउंड को अपने को आइडेंटिफाई करना है। कायरल कंपाउंड फर्स्ट देखते हैं 3-chloro-2-मिथाइल पेंटेन, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहां पर पेंटेन 5 कार्बन, 3-chloro-2-मिथाइल, 3 क्लोरो है 2 मिथाइल है, ये कायरल सेंटर आ गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 2-chloroपेंटेन, 2-chloroपेंटेन अपनों ने यूज में लिया, यहां पर ये कायरल आ गया, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 1-chloro-2-मिथाइल पेंटेन, 1-chloro-2-मिथाइल पेंटेन, 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल आ गया, 1-chloro-2-मिथाइल। तो आप देख सकते हैं कायरल सेंटर आ गया, इट मीन्स ये भी नहीं है। 1-chloroपेंटेन, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट जाएगा। कौन सा कायरल नहीं है पूछा है तो फोर्थ वाले में नहीं है। 48 नंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज, कौन सा फर्स्ट मेंबर नहीं है। तो अपने स्टार्ट करते हैं एल्का डाइइन, 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं। तो बच्चों मिनिमम अपने को कार्बन 3 चाहिए ही चाहिए और 3 कार्बन है, इट मीन्स ये करेक्ट है अपना। सेकंड एल्कीन और आइन, इन और आइन दोनों है, इन और आइन है तो मिनिमम अपने को 4 कार्बन चाहिए। 3 लेंगे तो यहाँ इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, गड़बड़ है। थर्ड इथाइल ईस्टर, ईस्टर है वो 2 कार्बन से बन सकता है, मिथाइल मिथेनोएट या मिथाइल फॉर्मेट, इट मीन्स इसमें फर्स्ट मेंबर है वो नहीं है इसका, ये नेक्स्ट वाला मेंबर आ गया, 2 कार्बन इसमें ज्यादा आ गए। और कीटोन में अपन जानते हैं मिनिमम 3 कार्बन चाहिए ओपन चेन सेचुरेटेड जो है, तो यहाँ पर ये कीटोन का भी फर्स्ट मेंबर हो गया। तो यहाँ पूछा गया विच इज नॉट फर्स्ट मेंबर ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर किसमें नहीं है, ईस्टर का नहीं है। 49 AR टाइप, इथेनॉल एंड मिथाइल इथाइल ईथर। अब देखो यहां गड़बड़ होने के चांस रहते हैं, ये हो गया इथेनॉल और यहां पर इथाइल मिथाइल ईथर आ गया, इट मींस नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला ही अलग हो गया। और मोलिकुलर फॉर्मूला यदि सिमिलर नहीं है इट मींस वो आइसोमर ही नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहां लिखा है कि इथाइल एल्कोहल एंड इथाइल मिथाइल आर नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड एल्कोहल एंड ईथर हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल ईथर का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, एल्कोहल में ROH है, ईथर में ROR है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट मींस दोनों रीजन असरेशन दोनों सही है कि यहां पर दोनों ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप आर नॉट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, कोई से भी आइसोमर नहीं है ये। और एल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट होगा, तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मींस दोनों करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन ऊपर वाले को नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में सही कथन कौन सा है। इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, कमी वाला होता है। अब कमी कई टाइप से हो सकती है, पॉजिटिव से हो सकती है, हो सकता है वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता है उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो, अलग अलग कंडीशन है। तो चेक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज गलत हो गया, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज है गलत हो गया। इलेक्ट्रोफाइल जनरली न्यूट्रल पॉजिटिव भी हो सकता है, गलत हो गया। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स ने या तो उदासीन या धनात्मक होगा और ये नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके बंद बना लेते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, वो अपने पास में फोर्थ आ जाएगा।
करेक्ट है। 51 द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद HBr, बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट मार्कोनिकोव को कभी यूज में नहीं लेना है, एक बार चेक कर लेना है उसमें कि उसका फॉर्मेशन किस टाइप से अपन कार्बोकेटाइन वगैरह का करें। ये OH आ गया, लोन पेयर आप ऐसे डोनेट करेंगे, रिजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ब्रोमीन इधर अटैच होगा, H इधर, इट मींस सेकंड करेक्ट हो गया, क्योंकि आप HBr का अपन एडिशन कर रहे हैं, HBr का है तो यहाँ नेगेटिव पे तो H लगा दीजिए, पॉजिटिव पे आप Br अटैच कर दें, देन सिमिलर बेंजीन एंड OH, सेकंड ऑप्शन देखिए करेक्ट जाएगा। 52 इन द कंप्लीट कंबेशन ऑफ CnH2n, यानी एल्केन का कंबेशन करना है, या तो देखो डायरेक्ट अपने को 3n+1/2O2 याद रखना है, अदरवाइज जैसे अपन चेक कर लेते हैं CH4+O2 और ये चेंज हो गया CO2 और H2O में, तो इसका कंप्लीट अपनों ने ऑक्सीडेशन कंबेशन यानी दहन किया है, यहां पर CO2 बन रहा है तो यहाँ पे और 2H2 अपने पास में आ रहा है, ऑक्सीजन आप देख रहे हैं 4 है, तो इसका तो फॉर्मूला क्या बन गया CnH2n+2 बन गया, 2 O2 है तो अपन इसको बना सकते हैं 3n+1/2O2। अब आप n की वैल्यू रख दें, एक रखेंगे CH4 आ जाएगा, यहां एक रखेंगे 2O2 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आयोडाइड हायर देन दोज हाइड्रोकार्बन कंपेयर मॉलिक्यूलर मास, यानी लगभग मॉलिक्यूलर मास सेम वाले का अपन चेक कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेटर पोलैरिटी CX बॉन्ड एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास रिजल्ट द स्ट्रॉन्ग इंटर molecular force of attraction in the halogen derivative in the light above statement, तो आप देख रहे हैं दोनों करेक्ट है, एल्काइल क्लोराइड आप ले लीजिए RCl है, एल्काइल ब्रोमाइड को अपन देखें RBr है, एल्काइल आयोडाइड RI है, हायर देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन से इन सब का ज्यादा है क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स भी लग रहे हैं, इनका मोलिकुलर वेट भी ज्यादा है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। तो आप देखिए दोनों ट्रू कौन से हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू हो गए। 54 विटामिन सी, विटामिन सी आप जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को अपन बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 55 ग्लूकोज डजंट रिएक्ट विद, ग्लूकोज किससे अभिक्रिया नहीं करता है, ब्रोमीन वाटर से करेगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, अपन जानते हैं NH2OH के साथ ऑक्साइम का ये फॉर्मेशन करता है, इसके साथ एसाइलेशन हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा, NaHSO3 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, इट मींस फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट 56 ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करनी है, ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर OH है, इसका ऑर्थो पैरा वेकेंट होगा तभी वो ट्राइब्रोमो बना पाएगा। फर्स्ट वाले में देखिए ये ऑर्थो और पैरा इसकी वेकेंट है, आराम से बन सकता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, इसका देखो ऑर्थो ब्लॉक हो गया तो एक ऑर्थो एक पैरा, ट्राइब्रोमो नहीं बन पाएगा, इसके दोनों ऑर्थो फ्री है, ट्राइब्रोमो नहीं बन पाएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। 57 अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, पहले स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट क्या है अपने पास फिनोल, ये अपनों ने फिनोल ड्रॉ किया, सेकंड पैराक्रिसोल यानी OCH3 आ गया पैराक्रिसोल, थर्ड मेटा नाइट्रोफिनोल, ये मेटा पे नाइट्रो आ गया, और पैरा नाइट्रोफिनोल ये पैरा पे नाइट्रो आ गया। तो यहां पर बच्चों इसमें इसका M इफेक्ट लगेगा -M और -I, इस वाले में ओनली -I लगेगा, इसमें इसका +M है और ये सिंपल कोई सा इफेक्ट नहीं है, तो सबसे ज्यादा -M इसमें, तो फोर्थ सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद में थर्ड आ गया, उसके बाद में फर्स्ट और सबसे कम है वो आ जाएगा सेकंड, तो 4 3 1 2 सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 58 एसिटाल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करनी है, तो फेलिंग सॉल्यूशन को शॉर्ट में अपन शो करते हैं CuO के द्वारा, एल्डिहाइड RCHO ले लिया आपने, एसिटाल्डिहाइड लिए,
तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये चेंज हो गया एसिड में, देन ये वाला चेंज हो गया Cu2O में, 1O से ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, और ये अपने को CuO के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। नॉर्मली रेड अपन इसको बोलते हैं कि रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 59 स्टीफन्स अभिक्रिया। स्टीफन्स रिएक्शन क्या होती है? RCN 2H से अपन रिएक्शन करते हैं, SnCl2 या SnHCl, एक एक H आपने अटैच किया, RCHNH, देन हाइड्रोलाइसिस HOH, अमोनिया को अपन रिमूव कर देते हैं और ये चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में, RCHO में। तो चेक करते हैं, एल्काइल साइनाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं, SnCl2HCl, SnHCl या SnCl2 ले सकते हैं। सोडियम एल्कोहल नहीं है तो मैं यहाँ पर आइसोसाइनाइड की रिएक्शन आ गई, इसमें स्टीफन साइनाइड की है, एल्केनॉइल क्लोराइड, ये भी रॉन्ग हो गया, तो सेकंड वाला करेक्ट आंसर जाएगा अपना। नेक्स्ट, NH2SO3H एग्जिस्ट ज्वेटर आयन, बिल्कुल सही है, वेयर एज NH2COO डजंट, गलत हो गया, ये भी तो ज्वेटर आयन फॉर्म कर सकता है। ज्वेटर आयन मतलब यहाँ पर COO नेगेटिव हो गया और NH3 पॉजिटिव हो गया, इससे भी ज्वेटर आयन बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। सेकंड, COOH ग्रुप बीइंग मोर एसिडिक देन SO3H नहीं, SO3H ज्यादा एसिडिक होता है, मोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एसिटिम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इट मींस ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बोथ एसरेशन रीजन आर फॉल्स, फोर्थ आंसर आ जाएगा। एंड द डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट टू मच, देन सेपरेशन, दो तरल पदार्थों का उत्नाम बहुत अधिक नहीं होता है, तो पृथक्करण के लिए आप जानते हैं, यदि दो अपने पास ऐसे कंपाउंड है जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में आप देख रहे हैं कि टू मच, यहाँ पर दो तरल पदार्थ के उतनांक में अंतर बहुत अधिक नहीं है, पास पास वाले हैं, तो उसके लिए अपन यूज में लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन को यूज में लेते हैं। नॉर्मल होता है, काफी डिफरेंस होता है, तो अपन स्टीम डिस्टिलेशन ले सकते हैं, भाप आसवन ले सकते हैं, तो ये अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, तो इसमें अपन यूज में लेंगे यहाँ पर प्रभाजी आसवन। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग मिड सेशन टेस्ट 27 तारीख का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को आराम से एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, और उसके संदर्भ में जो भी कंसेप्ट आए हैं उन कंसेप्ट में कैसे अपने को यूज करना है, थोड़ा इसके बारे में भी जानते रहेंगे। तो हमारे सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट टू मच, देन सेपरेशन कैन बी कैरिड आउट। देखो बच्चों, जब बॉइलिंग पॉइंट में अंतर कम से कम होता है, वहां पर एक टेक्निक काम करती है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। इस टेक्निक का पर्पस ये है कि जब बॉइलिंग पॉइंट अगर दो चीजों की बहुत क्लोजली आ रही है, तो इस टेक्निक के माध्यम से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। सो इस सवाल का सही जवाब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई थिंक इट इज ओके। नाउ अगला सवाल है, the amount of zinc required to produce 224 ml of H2 at STP on treatment with dilute H2SO4। तो देखो बच्चों, क्या है कि जिंक का रिएक्शन है H2SO4 के साथ, और ये आपको देगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब आपको देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है क्या? हाँ जी, रिएक्शन बैलेंस है। अपने को दिया क्या है? 224 ml हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है, और आपका डेटा जो चाहिए, डिमांड आपकी है जिंक की, और गिवन है डेटा किसका? हाइड्रोजन का। तो आइए स्टोइचियोमेट्री का नियम लगाते हुए काम करेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं कि अभी आपके सामने 1 मोल की बात कर रहा हूं, यानी 22,400 ml हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है 1 मोल जिंक के द्वारा। सही है, 1 मोल जिंक के द्वारा हो रहा है। तो बताइए 224 ml के लिए ये क्या हो जाएगा जी? 1/22400 इंटू 224, 1/100 मोल जिंक के आ गए। अब 100 मोल जिंक के आ गए, तो इसको मुझे वेट में कन्वर्ट करना है, और जिंक का 65 है,
तो इसको मैंने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए साहब, जब 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.65 ग्राम। द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 63, 6.0 into 10 to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution। तो बच्चों सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, तो 6.02 into 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल को अगर मैं डिवाइड कर दूं 6.02 into 10 की पावर 23 से, ये मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। सही है साहब? नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो कंसेंट्रेशन मोलारिटी के टर्म में चाहिए, तो क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला, मोल बाय वॉल्यूम। सो मोल मेरे पास आ चुका है, एज इट इज रहने देता हूं, 0.02 into 10 की पावर 20, 6.02 into 10 की पावर 23, और वॉल्यूम है हमारे पास 100 ml। 100 ml का मतलब 100 और ऊपर आ गया 1000। ना अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं एंड दैट विल बी 0.01 मोलर। समझ में आया बच्चों? तो कोई भी सवाल में कैलकुलेशन जरूर है, बट कैलकुलेशन ऑपरेट करते समय सबसे पहले आप पावर का ऑपरेशन को देखिए। अगर ये 23 ऊपर चला जाता तो ये माइनस हो जाएगा, और वहां से आपने 23 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 को कैंसिल करके देख लिया, और फिर देखा कि कितना बचा आपका। तो ये आपकी मोलारिटी निकालने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई है, तो चलिए एक एक का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। +1 है ये, इंटू 4 है, ये X है, ऑक्सीजन -2 है, इंटू 6 है, इक्वल्स टू -1 है। तो ये आपका 4 हो गया, ये X हो गया, ये आपका -12 है, ये -1 है। सो 4 + X 12 इधर चला गया, ये आ गया 11, और 4 माइनस हो गया, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 7। दिस इज +7। सही है? नाउ 65, अब बात कह रहा है इक्विवेलेंट वेट निकालना। किसका भैया? Na2S2O3 की बात कर रहा है। नाउ Na2S2O3 में सबसे पहले देखिए कि सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और यहां पर क्या है। तो चलिए सब निकालते हैं जरा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर सोडियम का 1 हो रहा है, इंटू 2 + 2x -2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। सो +2 2x -6 इक्वल्स टू 0। 6 इधर चला गया, इसका मतलब यहां पर जो इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज ये आ गया 6, आ गया -2, दैट इज 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। यहां पर तो आ गया +2, अब यहां निकालोगे ये आ जाएगा 2.5। तो डिफरेंस कितने का आया, 0.5 का, 2 एटम के लिए 1 का। इसका मतलब इसका जवाब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट m माना गया, n फैक्टर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो दिस इज 65 नंबर क्वेश्चन। नाउ 66, 2 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius temperature is expanded reversibly from 2 liter to 20 liter। ठीक, एंट्रोपी चेंज। देखिए एंट्रोपी चेंज का हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला है किसी भी प्रोसेस के लिए, वो है NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। अब इस बार कंडीशन है आइसोथर्मल कंडीशन है, ये वाला टर्म खत्म, तो इसको मैं न्यूमेरिकली तोड़ूं, 2.303, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2, R की वैल्यू कैलोरी में 2, log final volume 20/2, that is 10, and now by solving we get 9.2। so this is our correct answer। ठीक है बच्चों। Now second question 67, 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally and reversibly from initial volume
of 1 liter to 10 liter. ठीक है, आइसोथर्मली रिवर्सिबली है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्योंकि यहां एक्सपेंशन है -2.303 NR log V2 by V1, so it is 2.303. तो वर्क इन दिस प्रोसेस तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकालनी है, तो कोई बात नहीं, वर्क की वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड में लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स 1, आर की वैल्यू 2 log 10 अगेन. सही है जी. और यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो कैलोरी के फॉर्म में जो आंसर आएगा NRT, सॉरी टेम्परेचर इज नॉट मेंशन हियर, टेम्परेचर दैट इज 300 कैलोरी. So it will be -1381.8 calorie. All right. Now the question is the rate constant for the forward and backward reaction of hydrolysis of ester are 1.1 into 10 to power -2 and this much. यानी आपको फॉरवर्ड का रेट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है बच्चों. तो रेट कांस्टेंट वैल्यू गिवन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है भैया? तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड. सो हमारा K फॉरवर्ड क्या है भैया? रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड इज 1.1 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर -3. राइट. अब आप यहां पर इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा. एक बार मैं कैलकुलेट कर देता हूं, जरा देखिए. और कैलकुलेशन पर करने के बाद this will be approximately 7.34. Now the question number 69. क्वेश्चन कहता है कि N2 plus 3H2 ये दे रहा है आपको 2NH3. डेल्टा H की वैल्यू है -93.6. कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम कैन बी इंक्रीज. आपको इसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ानी है, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन आपको बढ़ानी. ठीक है, इसका मतलब आपका रिएक्शन जो होना चाहिए वो बैकवर्ड की तरफ होना चाहिए. तो भैया ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को तुम बढ़ा दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो लोअरिंग द टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो किधर की तरफ जाएगा? दिस इज, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और लोअर कर दिया तुमने टेम्परेचर तो बढ़िया है, फेवरेबल, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. नाउ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम का मतलब है कि प्रेशर को आपने घटाया. और रूल क्या चलता है कि प्रेशर को बढ़ाने से उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है? इधर. इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही हो गया कि आपको हाइड्रोजन ही ज्यादा चाहिए था. दूसरी बात, एडिंग नाइट्रोजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उससे बात बनेगी नहीं, इधर की तरफ जाएगा. हाइड्रोजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यस, तो इससे भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी. तो इसका 2 जवाब होगा, सेकंड एंड फोर्थ. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ठीक है बच्चों, तो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 75 ml of 0.2 molar HCl is mixed with 25 ml of 1 molar HCl. To this solution 300 ml of distilled water is added. So what is the pH of the resultant solution? तो अब आप देखिए कि आपको HCl को HCl के साथ ही मिक्स किया गया और आप देख सकते हैं कि 75 और 25, देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा. इसका मतलब इसका नॉर्मेलिटी N1V1 प्लस N2V2 दैट इज इक्वल्स टू N3V3. आपकी नॉर्मेलिटी नहीं दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई, एक ही बात है. तो यहां पर हमने 0.2 कर दिया, 75 ml कर दिया, 25 कर दिया, 1 ml कर दिया, यहाँ N3 और ये V3. टोटल वॉल्यूम देखिए कितना हो जाएगा, 75 और 25 हो गए आपके 100 और 300 ml और डाल दिया तो 400 ml. यहां से आपने N3 को निकाल लेना है और N3 जो आ जाएगा उसके बाद आपका pH आएगा, दैट इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन. ये आपकी वैल्यू यहां पर डालनी है एंड बाय सॉल्विंग अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास ये आंसर पहुंच जाएगा. ठीक है बच्चों. 71 osmotic pressure observed when benzoic acid is dissolved in benzene
is less than the expected from theoretical. तो आखिरकार ऑस्मोटिक प्रेशर लेस क्यों हुआ होगा भाई? तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर वो डिसोसिएट होता तो ज्यादा बढ़ता, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती, अगर वो एसोसिएट हुआ होगा तो ही घटा होगा। इसका मतलब देखते हैं कि कहां पर कुछ लिखा है इस तरह का एसोसिएशन या नहीं, यानी बेंजोइक एसिड गेट डिसोसिएटेड इन बेंजीन, तो दिस प्रॉपर्टी के कारण ही ऐसा होगा। तो 71 का आंसर होगा थर्ड। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द rate constant K of a chemical reaction is written by K equals to AE की पावर माइनस EA बाय RT। एक्टिवेशन रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए प्लॉट किया गया, तो log K वर्सेस 1/T का ग्राफ कैलकुलेट बाय प्लॉटिंग। अच्छा, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, अगर मैं इसमें ये लगा दूं कि दोनों तरफ अगर मैं ln K इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग लगा देता हूं ln A प्लस ln E की पावर माइनस EA बाय RT। नाउ ln K इक्वल्स टू ln A माइनस EA बाय RT। सो अब अगर आप इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का खींचें, ln K और 1/T, ln K और 1/T स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और जब ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो इसका जो स्लोप आएगा दैट इज माइनस EA बाय R। सो दिस आंसर इज करेक्ट। सही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Order of a reaction can be known from experimental result and not from the stoichiometry of the reaction। बिल्कुल सही बात है कि ऑर्डर जो है एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, और वो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा जब तक नहीं दिए जाए, रेट लॉ नहीं गिवन होगा, तब तक आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते। स्टोइचियोमेट्री से उसका लोग लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन पहला तो करेक्ट नजर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स। एलिमेंट्री का मतलब हो गया कि रेट लॉ और ऑर्डर फिर एक ही बात हो गई, तो इसका मतलब ओवरऑल मैकेनिज्म और रेट लॉ मतलब सब सेम ही होगा। तो क्योंकि ये स्टेप क्या है आपका, एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन में रेट लॉ और ऑर्डर लॉ ऑफ मास एक्शन सेम हो जाता है, तो आप मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर को आप सेम बता सकते हैं। नाउ ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन में भी डिटरमाइन इन अ मैनर सिमिलर टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बात सही है बिल्कुल। और इसमें देखिए सीधा ओवरऑल ऑर्डर के लिए m और n को जोड़ दिया है, ऐसा हो नहीं सकता जब तक इस पे एलिमेंट्री वर्ड नहीं आए। इसका मतलब ये वाला फोर्थ वाला जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसके सही जवाब 3 हुए एंड 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ 1 Faraday of electricity is passed separately through 1 liter of molar aqueous solution of AgNO3 SnCl4 कॉपर सल्फेट। यानी कि AgNO3, अगर AgNO3 से आपको सिल्वर चाहिए, यानी +1 0, 1 फैराडे से आपको 1 मोल सिल्वर मिलेगा। राइट, दिख रहा है, और आप भेज भी रहे हो 1 फैराडे। SnCl4 में आप देखिए कि Sn मिलेगा, यहां पर ये +4 ये 0, यानी 4 फैराडे से 1 मोल मिलना चाहिए, तो 1 फैराडे से 1/4 मोल मिलना चाहिए। सही है। कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट से कॉपर के लिए +2 and 0, यानी 2 फैराडे से 1 मोल प्राप्त होगा, तो 1 फैराडे से 0.5 मोल। तो आप देख पा रहे हैं कि रेशियो क्या आना चाहिए, 1, 0.25 and 0.5। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सम हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन। देखिए जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, इसका इसका इसका। अब तुम जानते हो कि जैसे जैसे हम ECS सीरीज में नीचे की तरफ जाते हैं, SRP की वैल्यू बढ़ती जाती है,
ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं यानी टॉप का मेंबर यानी लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी ऊपर वाले बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट और नीचे वाले बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर वालों की वैल्यू एसआरपी की कम होती है, यानी कि एसआरपी की कम वैल्यू है किसकी, तो SN+2 की कम वैल्यू है, तो इसका मतलब कि SN+2 जो होगा ये मोर पावरफुल किससे होगा, Hg2+ से। इस ऑप्शन में यही पर सही सीधा मिल जाता है, SN2+ is more powerful reducing agent than Hg2+. Now, solution of sodium sulfate in water is electrolyte using inert electrode, the product. Now, sodium sulfate is Na2SO4 और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, तो देखिए इसके साथ पानी फाइट कर रहा होगा, यहां से आपको मिलेंगे सोडियम के आयन, सल्फेट के आयन, H+ और OH आयन, इन दोनों में किसकी जीत, ये इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट H2, इन दोनों में इसकी जीत पक्की और इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट O2, यानी Na2SO4 को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो आपका आंसर होगा H2NO2। और आपको यह भी देखना है कि कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा, तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन जाएगा, कैथोड पर हाइड्रोजन, सो इट इज H2NO2। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी बच्चों। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री यहां पर कंप्लीट हो गई। तो यस डैड, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन ऑफ केटाइन फॉर्मेशन, कि आप एक बार बताओ केटाइन का फॉर्मेशन कब इजीली होगा, कब आसान तरीके से होगा। केटाइन एक बार बताओ, केटाइन का मतलब क्या है, केटाइन बनेगा कैसे, जब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करेगा, आसानी से आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। तो फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं, अगर केटाइन का भी इलेक्ट्रॉन आपको जल्दी से देगा जब उस केटाइन का साइज क्या हो, मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन क्या हो, काफी न्यूक्लियस से काफी दूरी पर हो। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूरी पर है तो उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, मिनिमम। जेड इफेक्टिव मिनिमम होगा तो उसका आईपी क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर होगा लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन काफी दूर होगा, साइज उसका मैक्सिमम होगा, उसका आईपी कम होगा, तो इजीली वो केटाइन क्या कर सकता है बेटा, बना सकता है। तो इसका 77 का आंसर क्या आएगा बेटा, 4 होगा। यस, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा हीलियम एंड बेरिलियम। अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से हीलियम की, अगर मैं बात करूं बेरिलियम से, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, बेरिलियम का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट NH2 होता है, दोनों के आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, NH2 होगा। यानी ये स्टेटमेंट तो 100% मेरे दिमाग में बैठ रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि दोनों के दोनों केमिकली इनर्ट होते हैं, दोनों के दोनों। आप बताओ, ये तो कंफर्म है, आपने क्या कभी हीलियम को किसी से रिएक्शन करते हुए देखा है, नहीं देखा। क्या हीलियम कभी, आप सोचो, क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है? हमने कभी क्या कंपाउंड देखे हीलियम के, नहीं देखे, क्योंकि इसे इनर्ट बोला था कंप्लीटली। लेकिन बेरिलियम के तो हमने कंपाउंड देखे हैं। बेरिलियम के आपने देखा होगा O2 से रिएक्शन करके, बताओ क्या बनाता है, बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है। आ गई बात समझ? यानी बेरिलियम कंप्लीटली केमिकल इनर्ट नहीं होता। हाँ, उसके ग्रुप में वो सबसे लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि उसका छोटा साइज, आईपी ज्यादा होता है, उसके 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बताते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हीलियम की तरह इनर्ट होता है, तो ये वाली बात गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट को मैं मना करूंगा, गलत बताऊंगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं सही बताऊंगा। यानी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड स्टेटमेंट। यानी फर्स्ट तो सही है क्योंकि आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट हीलियम तो कंप्लीटली इनर्ट है और बेरिलियम कंप्लीट इनर्ट नहीं होता। तो हमारा आंसर थर्ड जाएगा बेटा। यस फ्रेंड्स, मैचिंग का क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। इसको देखो, मैचिंग में कहीं से भी किसी को मैच कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट बाय कैसे भी कर सकते हो। आप इसको देखो, कोई सा भी रैंडमली उठा लो। आप देखो, मैं कह रहा हूं ये ऑर्डर बताओ किसका हो सकता, बताओ आप। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो सकता है? क्या आप मुझे बताओ, नहीं हो सकता। क्यों? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर अगर मैं अरेंज करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ सबसे ज्यादा, ClFbri, यानी ये वाली बात है। अगर ऑर्डर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा ऑर्डर आपको कहां देखने को मिल रहा है? ये C है। C किसके साथ मैच करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी C फर्स्ट के साथ मैच करेगा, यानी C फर्स्ट के साथ मैच करेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता या सेकंड,
यानी हमें केवल 2 ऑप्शन पे बात करनी है। क्लियर? चलो हम बात करें FCl-BrI। FCl-BrI बताओ ये किसका ऑर्डर होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बोलो डी किसके साथ मैच करेगा? डी किसके साथ मैच करेगा? थर्ड के साथ मैच करेगा। यानी इतना तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास में सही है। हमारी लड़ाई पहले की चल रही है, दूसरे की कोई सा भाई आप एक चेक कर सकते हो, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा। बोलो ये ऑर्डर Al+3 Mg+2 और K+, बताओ ये किसका ऑर्डर है? क्या ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर है? नहीं। जेड इफेक्टिव हमसे पूछता तो जेड इफेक्टिव उसका ज्यादा होगा जिसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा साइज होगा। तो छोटा साइज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। तो ये किसका ऑर्डर हो सकता? बताओ ये किसका ऑर्डर हो सकता? बताओ इफेक्टिव। दूसरा और स्टेटमेंट बताओ, एक रेडियस की बात करते हैं। बताओ एल्यूमिनियम+3 Mg+2 दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। Al+3 पे चार्ज ज्यादा है, प्लस चार्ज ज्यादा है, तो उसका साइज क्या होगा बेटा? छोटा होगा। यानी पहला एक किसके साथ मैच करेगा? सेकंड के साथ। पहला मैच किया सेकंड के साथ, आंसर हमारा कौन सा जाएगा बेटा? सेकंड स्टेटमेंट आएगा। आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? स्टेटमेंट वाइज। ठीक है? यस। आपको एक कैलकुलेट करना है पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज नॉट आइसोस्ट्रक्चर। आइसोस्ट्रक्चर कौन सी स्पीसीज नहीं है? नहीं है। मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूं, SiF4। बताओ SiF4 का स्ट्रक्चर मैंने बेटा बनाया, SiF4, ये मैंने SiF4 बनाया। बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है आपको? टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। बेटा मैंने SF4 बनाया, याद करो SF4, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद है, SF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से का मतलब ये हम इस तरह से याद करो, ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनाते कि नहीं बनाते? याद करो कुछ इस तरह से PCl5 के शेप में, कुछ ऐसा। और हमारे पास SF4 के स्ट्रक्चर में बनाकर आपको बता रहा हूं, ये मेरे पास लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। याद करो इसकी स्ट्रक्चर कैसी नजर आ रही है आपको? K पाई सीसा बोला जाता है इसको। तो बेटा फर्स्ट वाली तो स्ट्रक्चर मेरे पास में टेट्राहेड्रल हो गई, और सेकंड वाली स्ट्रक्चर कैसी हो गई हमारे पास में? K पाई सीसा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d हो गया। तो बताओ आप चेक कर सकते हो, बताओ क्या दोनों का शेप सेम आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फर्स्ट जाएगा। क्लियर? आपको ये पता करना है कि किसके अंदर आयोनाइजेशन। बेटा आपको कुछ प्रोसेस दे रखे हैं जो कि आयोनाइजेशन प्रोसेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया या इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया, और इससे हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ किस प्रोसेस में बॉन्ड ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। पहला तो हमें दो चीजें देखनी है कि बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैं पहले चेक कर लेता हूं, पहले बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, और सेकंड ये और बोल रहा है कि मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। दोनों चीजें चेंज होनी चाहिए। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा आपसे NO और NO पॉजिटिव। मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा हूं आप लोगों से, ये है। बताओ NO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर मुझे पता है 2.5 होता है। 14 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा? 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या हो रही है बेटा? ग्रोथ हो रही है। देखो पक्की बात है, ये तो पक्का है। लेकिन क्या मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है? आपको पता होगा 15 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। 14 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 14 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0। मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होने का मतलब क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में जाना है, डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में जाना है। इसे बोला जाता है मैग्नेटिक बिहेवियर का चेंज होना। तो मेरा स्टेटमेंट क्या था? बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज होना चाहिए। देखो 2 से 3 हो गया, नहीं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया क्या? बिल्कुल चेंज हो गया, चेक कर सकते हो। NO जो था उसकी नेचर कैसी थी? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 1 था। NO प्लस में बताओ इसकी नेचर 0 हो गई, तो बताओ क्या होगा? ये कलरलेस होगा, ये कलरफुल होगा। एक पैरामैग्नेटिक होगा, एक डायमैग्नेटिक होगा। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। यस, आपको कुछ स्पीसीज हमने दे दी, NO2, NO3 माइनस, NH4 प्लस, कुछ स्पीसीज मैंने आपको दे दी है, और स्पीसीज का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आपसे क्या हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका। तो यस NO2 पॉजिटिव। देखो मैं NO2 का स्ट्रक्चर बनाकर बताऊंगा पहले बेटा आप लोगों को। NO2 पॉजिटिव बताओ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये sp के साथ बेटा ये क्या होगा? लीनियर। NO2 पॉजिटिव। यस NO3 माइनस बेटा एक ही आ गया। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो ये आ गया। बताओ नाइट्रोजन के पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, बताओ इस नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2।
यस, NH4 पॉजिटिव। याद करो NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास 3 अमोनिया है और एक लॉन पेयर है, और लॉन पेयर को डोनेट कुछ H+ नाइट्रोजन को इस तरह से डोनेट करता है। तो बताओ इस नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3। तो अब चेक करेंगे, पहला sp, sp2 एंड sp3, sp, sp2 एंड sp3 चेक कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ऑप्शन, यस। आपको ऑर्डर बताना है। पहले तो एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बात करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ भी पूछी जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी पूछी जा सकती है, बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक टारगेट बनाओ, आप तो बॉन्ड ऑर्डर के पास चले जाओ कि सी और ओ के बीच में कितने बॉन्ड है, सी और ओ के बीच में जितने बॉन्ड होंगे वही हमारा क्या होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो मैंने स्टेटमेंट पहले चेक किया, सबसे पहले मैंने सीओ का बनाया, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, कुछ आपने देखा होगा सीओ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अभी आपको देख के नजर आ रहा है सी और ओ का बॉन्ड ऑर्डर, आप बताओ कितना नजर आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो 3 नजर आ रहा है। दूसरा मैंने चेक किया CO2, और आप एक बार देख सकते हैं बेटा CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड 2, यानी यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। CO3 - 2, ये हमारे पास कुछ ऐसा है, एक O नेगेटिव एक O नेगेटिव ऐसा। याद करो इस टाइप की स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका देखो 1 2 3 और 4 कितने बॉन्ड हैं, 4। मैं फिर से कहूंगा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और 4, सही है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 1 2 और 3। तो बेटा हमने कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, 4/3। आई बात समझे। पहले तो आप बॉन्ड काउंट कर लो, सिग्मा पाई सारे काउंट होते हैं इसमें। तो देखो 1 2 3 4, 4 तो मेरे पास बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, एक तो मैंने देखा CO का, एक मैंने निकाला CO2 का, एक निकाला मैंने CO3 2- का। ये चेक करके देखो CO2 का बॉन्ड, CO का बॉन्ड 3, इसका कितना 2, इसका कितना 4/3। बताओ कुछ भी पूछा जा सकता है। बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी। तो हमसे क्या पूछा है, बॉन्ड लेंथ पूछा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो आपके सामने है ही, तो बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा कर दो, बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, वही हमारा किसको डिनोट करेगा, बॉन्ड की लेंथ को। ये ऑर्डर किसका होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ का। आप चेक कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी स्पीसीज है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी स्पीसीज है जो कि डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 0। क्लियर। तो मैं पहले से आपको एक चेक करवा देता हूं कि 84 में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी आयरन की, +2। क्लियर। और आयरन का कॉन्फ़िगरेशन +2 के अंदर बताओ हम कितना करेंगे, 3d6, और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए हैं और ये हमारे पास जाएगा 4s0। अब 3d6 में बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन भरना चालू किया, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ये हमने, और ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, ये 6 इस तरह से। ठीक है, देख सकते हैं बेटा हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब बताओ सबसे मेन चीज इसमें, अब आपने देखा होगा CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देगा बेटा, पेयरिंग कर देगा, आपके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता, अनपेयर से पेयर में कन्वर्ट करेगा। तो बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन, एक तो ये बताओ ये पेयर बन गया, एक पेयर ही हो गया। बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कर चुके। अब आप बताओ इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 6 के 3 पेयर बन गए ना बेटा। देखो 1 2 और 3, और बेटा एक ये और एक ये 2 बॉक्स खाली है। क्या आपको इसमें कहीं पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? क्या आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहीं पर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0 होगा। यानी फर्स्ट का तो मुझे पता चल चुका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी फर्स्ट तो 100% मुझे पता चल रहा है ये है। दूसरा एग्जांपल मैं बहुत ही अच्छा मान रहा हूं, आपने देखा होगा इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है लेकिन इसमें पेयरिंग नहीं होती, अकॉर्डिंग टू CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है। पहले तो मैं बात करूंगा क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मैं कई रास्ते हैं इसको बताने के बेटा, एक तो CFT से भी लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, और हम बेसिक नॉलेज से भी, मतलब बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप CFT लगाओ पूरा कुछ करो। तो बताओ Cr+3 है। अब क्रोमियम का अगर मैं केवल इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3d5 4s1 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, 1 और 2 3, तो बताओ कितना चलेगा, 3d3। अब मैं डी में एक बार बताऊं, मैं डी में 3 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं बेटा, आप लोग आप समझो।
मैंने डी में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 1 2 3 भर दिए। अब मैंने इसकी एक बार बताओ पेयरिंग करा दी। आप सोचो मैं पेयरिंग कराने जा रहा हूं, आप ये सोचो मैंने इसकी पेयरिंग करा दी कुछ इस तरह से, 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 कर दी। आप खुद सोचो इसके बाद में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6, 1 2 3, उसके बाद में एक ऐसा आएगा और पी के कितने आएंगे बेटा 3। कुछ आप समझो 1 2 3 4 5 6। क्या आपने कभी D3sp2 हाइब्रिडाइजेशन सुना है? नहीं सुना। और एक्चुअल में ये रीजन आपको मैं बताऊं CFT से पता चलता है। आप CFT से भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक T2g और एक EG ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। आप बताओ 1 2 3 हमेशा ये 3 इस तरह से। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात भी पूछी जाए तो भैया इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, ध्यान रखना। इसके अंदर चाहे वीक लिगेंड ले लो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लो, और हमेशा बताओ क्या होगा, D से स्टार्ट होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा 3 आएंगे। क्लियर है? तो आप ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, बी तो हमारा हो ही नहीं सकता। यानी देखो आप ऐसे भी कर लो, बी यहां से गया यहां से गया, हमारा आंसर ए फर्स्ट है तो बताओ वैसे ही गया हमारा COD ACD आंसर है हमारा, वैसे भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो एक ये है, फिर भी हम इसको पूरा अगर हम कैलकुलेट करें आपको ये पता चल गया। मैं सी की भी बात करूंगा। बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +3। आयरन कोबाल्ट मतलब आयरन कोबाल्ट कितना है, आयरन कोबाल्ट 3d7 4s2, ये तो होता है कोबाल्ट का। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 और ये यहाँ पे कितना हो गया 6, कितना 6। सेम आप देख सकते हैं ये कंडीशन किसकी बन चुकी है, आयरन की बन चुकी है। और आयरन में उसके बाद में बताओ CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा बेटा, पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी कितना आएगा 0, यानी मेरा ये भी सही है। ए और सी हमारा ऑप्शन सही है। डी में हम बात कर लेते हैं। डी में बेटा याद करो निकल +2 है, और निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन कितना चलेगा बेटा 3d8 4s0 निकल +2 का। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास में 8। मैंने देखो डी फिल कर रहा हूं, आप देखना। मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ पेयरिंग के साथ बात करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बताओ CN स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने पेयरिंग करी बेटा। आप बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे क्या, नहीं आएंगे। इसमें डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 0, यानी मेरा आंसर फर्स्ट भी है, थर्ड भी है और डी भी है, यानी ए सी और डी ये तीनों स्पीसीज ऐसी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और 0 होगा तो आंसर क्या आएगा ACD। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपने NCERT में देखा होगा। एक ऐसा एग्जाम्पल है, सिंगल एग्जाम्पल है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताता है। और एक इसके लिए मैं डायरेक्ट भी आपको बात बता सकता हूं कि अगर आपके पास में एक लाइन बता रहा हूं छोटी सी, डायरेक्ट करने का तरीका, और तो आप लोगों के पास काफी सारे नोट्स वगैरह आपने स्टडी करते हैं वगैरह देखा होगा आपने। अगर आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, तीनों बाइडेंटेड, फिर से कह रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3 बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, चाहे लिगेंड सिमेट्रिकल हो, चाहे लिगेंड एसिमेट्रिकल हो। रिपीट कर रहा हूं लाइन को, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें 6 में, देखो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6, बाइडेंटेड है, में स्ट्रॉन्ग है वीक लिगेंड आ जाए, मैं चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, हमें कह रहा हूं चाहे सिमेट्रिकल आए चाहे एसिमेट्रिकल लिगेंड आ जाए, मैं आपको बात बताऊं ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, ऑलवेज ऑप्टिकल होती है, ज्योमेट्रिकल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसा कहते हैं ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल में तो नहीं होती, एसिमेट्रिकल में होती है। बट अभी मैं ऑप्टिकल की बात करूंगा। ऑप्टिकल के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, बाइडेंटेड, तीनों बाइडेंटेड हो, तो ऑलवेज बताओ क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। और इसी बेस पर, इसी एक लाइन पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ये मेरा आंसर क्या जाएगा 4 जाएगा बेटा, चेक कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यस, स्टेटमेंट की बात करनी है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आप चेक करो। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंटम सेम है। मैग्नेटिक मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है मुझे बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। आपने देखा होगा छोटा सा एक फॉर्मूला बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का निकालने का एक फॉर्मूला, जो कि मुझे पता है n/n+2 होता है। सुना होगा बेटा, सुना है आपने, n/n+2। अगर यहां पर देखें तो आयरन बताओ किस कंडीशन में है, +2 में। यहां आप आयरन देखोगे तो यहां किस कंडीशन में है, +3 में। अभी जस्ट मैं पहला क्वेश्चन करके ही आया हूं। आपने देखा होगा आयरन +2 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होता है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0।
और आयरन +3 के अंदर आपने देखा होगा ये कितना बनेगा बेटा 3d5 बनेगा। ये क्या बनेगा 3d5। और अगर 3d5 बन रहा है तो 1 2 3 4 5, देखो 5 ऑर्बिटल हो गए। अब मैं कह रहा हूं इसकी पेयरिंग भी कराते हो आप, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग भी कराते हो, तो देखो 1 2 ये पेयरिंग 1 2 1। बोलो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा के नहीं बचा? अरे सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा के नहीं बचा? बिल्कुल बचा। तो क्या इनमें, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, तो क्या इनके मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू की वैल्यू सेम हो सकती है? आप मुझे बताओ। नहीं होगी। नहीं होगी तो पहला स्टेटमेंट तो मुझे 100% पक्का पता चला कि ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा, मैग्नेटिक मोमेंटम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। बिल्कुल बात सही है, आप खुद देखो ना, मैग्नेटिक मोमेंटम किससे डिसाइड हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिसाइड हो रहा है। मेरे पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मेरा मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, म्यू की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। यानी सेकंड स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही होगा, वो सॉरी फर्स्ट तो इनकरेक्ट है और सेकंड क्या है? करेक्ट है। मेरा आंसर क्या जाएगा बेटा? 4th। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक नेचर? आपने देखा होगा बेरिलियम हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, एसएन हो, पीबी हो, इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। मैं फिर से कह दूं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, एसएन का ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो बताओ किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक में हमने एक फॉर्मूला देखा SnO2, ये क्या होगा? एम्फोटेरिक नेचर। ये राइट रटने का है क्वेश्चन। आपको देखो हमसे 2 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के अंदर आपको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, वो अपने को पता करना है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं बेटा, म्यू बराबर हमारे पास अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बोला था जो था n × n+2, यही तो था हमारे पास। अगर सपोज करो n की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी ना, 1, तो सुन लेना मेरी बात, n की वैल्यू 1 आएगी तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 पॉइंट कुछ का मतलब 1.83 1.84 कुछ ऐसे। n की वैल्यू 2 आ गई। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू मेरे पास 2 आई तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पॉइंट समथिंग आएगी। n 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, और समथिंग जो मैं बता रहा हूं ना वो होगा जैसे 1 आई 1.87 89 82 83 इस तरीके से आएगी। ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा 1.82 1.83, बताओ कौन सा आएगा? ऐसा नहीं आएगा। तो आप तो देखो, मैं कह रहा हूं किसी स्पीसीज का मैग्नेटिक मोमेंटम इतना है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5। किसी का इतना है तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 1। 0 है तो भैया 0 आएगा। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3। बस कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब आप इधर से मैच कर लो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। चलो चेक करता हूं। आपने देखा होगा स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 3d1 4s2 स्कैंडियम। लेकिन स्कैंडियम पे कितना चार्ज लगा दिया इन्होंने? 3 लगा दिया। सही है। स्कैंडियम का यही तो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या? 3d1 स्कैंडियम और ये 3d2 2 और एक 3। बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो एक इसके साथ मैच करेगा, तीसरे के साथ। यानी हमारे 2 ऑप्शन तो देखो ऐसे कैंसिल आउट हो गए, 2 ऐसे बन गए। दूसरा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम इसके 23 नंबर का है। 23 नंबर का है तो मैं बात करूंगा प्यारे भाइयों 3d3 4s2 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? 3 आएंगे। यानी 3 बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा मैच किसके साथ करेगा? इसका बी हमारा 4th के साथ मैच कर रहा है। बी मेरा 4th के साथ मैच कर रहा है। चेक करो। मैं सी की बात करूंगा। सी बताओ, चेक करते हैं। 3rd आयरन +3। याद करो अभी मैंने खूब क्वेश्चन कराया। आयरन +3 में D 3d5 4s0 होता है आयरन +3 का। अभी जस्ट मैंने किया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 5। बताओ सी किसके साथ मैच करेगा? फर्स्ट के साथ। डी बचा सेकंड। ये हमारा आंसर क्या? 4th। और कॉपर +2 के अंदर आप चेक कर सकते हो बेटा कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। ये मेरा आंसर खत्म। यस, लेंथेनाइड्स की बात कर रहा। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा n, अगर हम बात करें F ब्लॉक के, F में 2 ब्लॉक्स होते हैं। आपने देखा होगा एक तो n = 6 होगा, एक n = क्या होगा? 7। n = 6 में
कितने एलिमेंट्स हम देखते हैं, स्टडी करते हैं? 14 आपने देखा होगा सीरियम से लेकर बताओ कहां तक जाएगा, लुटेशियम तक। आपने देखा होगा कहां से स्टार्ट होगा, सीरियम कितना होता है बेटा 58 से लेकर लुटेशियम कितना होता है 71 तक होता है। ये हमारा लैंथेनॉइड्स होते हैं। और हमारा लैंथेनॉइड्स की बात करूं तो बताओ हमारा स्टेटमेंट बोलो, ये कौन सा पीरियड में आते हैं? 6 पीरियड में। कितने एलिमेंट होंगे? 14 होंगे। 58 से कहां तक होंगे? 71। तो बताओ, चेक कर। अच्छा, इनमें इलेक्ट्रॉन कहां फिल करते हो? याद करो, इनको 4f सीरीज भी तो बोला जाता है। याद है बेटा आपको 4f सीरीज क्यों बोला जाएगा? इसको 4f सीरीज, 4f सीरीज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कहां फिल करते हो आप? 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस पर हटाकर, क्योंकि इनऑर्गेनिक का कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन कोई आइडियोलॉजी पे नहीं चलता। तो हमारे पास इन जनरलाइज स्टेटमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम 4f में भरते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन हम 4f में फिल करेंगे, तो ये वाली बात है। और आप ऐसा स्टेटमेंट चेक करोगे तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप चेक करो कि 14 एलिमेंट होते हैं, 6 पीरियड में होते हैं, इतने से इतने होंगे, इलेक्ट्रॉन कहां फिल करोगे? 4f में फिल करेंगे, तो फर्स्ट आंसर आएगा इसका। यस, बोरेक्स बी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बोरेक्स बी टेस्ट में फाइनल हमारे पास में जो बनता है NaBO2 बनता है। NaBO2 जिसको बोरेक्स बीड बोलते हैं, इसका नाम याद करो, कुछ ना कुछ बोला जाता है बोरेक्स बीड को। सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट बनता है, सोडियम मेटाबोरेट। इसी चीज को बोरेक्स बीड भी बोला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नाम बताओ, हम बताओ क्या बताएंगे इसको? बोरेक्स मेटाबोरेट बनेगा, मेटाबोरेट, यानी आंसर क्या जाएगा? सेकंड। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा रटने का आंसर था, इसको आप चेक कर सकते हैं।